हेलो दोस्तों। जो लास्ट क्लास में हमने सर्विंग के PYQ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ सर्विंग वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके भी PYQs जितने थे SSC JEE और जितने भी स्टेट JEE के PYQs थे हमने देख लिए थे वो जितना हो सकता था। नेक्स्ट बाकी उस चैप्टर में जितने भी PYQs आपको अगर और मिलेंगे तो जनरली उस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। उस चैप्टर का एक कोर कॉन्सेप्ट 3-4 टॉपिक ही उस चैप्टर में हमें डील कर रहे होते हैं। पहला तो हमें ये डील करना होता है कि हमें सर्वे का क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन या आप कह लीजिए प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो हम सर्वे का करते हैं वो बेस्ड ऑन द कर्वेचर ऑफ अर्थ हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम जनरली प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग देखते हैं और उनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कहाँ किस एक्सटेंट तक आप प्लेन सर्वेइंग करोगे और किस एक्सटेंट के बाद आप जियोडेटिक सर्वेइंग करोगे। जियोडेटिक सर्वे अगर आप कर रहे हो तो उसका पर्पज़ क्या है और प्लेन सर्वेइंग जब आप यूज करोगे तो उसकी लिमिटेशन क्या होती है, ये हमने उसमें देखा था, है ना। उसके बाद अगर हम पर्पज़ के बिहाफ पर फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था। पर्पज़ के बिहाफ पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। जैसे आपका जियो टोपोग्राफिकल सर्वे हो गया, आपका सिटी सर्वे हो गया, आपका कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया, है ना, आपका माइन सर्वे हो गया, आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो गया, ये हमने देखा था उसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको उसमें पढ़ना होता है वो स्केल के बारे में आपको पढ़ना होता है, क्योंकि आपको अगर प्लान या मैप प्रिपेयर करना है ना, तो प्लान और मैप को प्रिपेयर करने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको जितनी भी आपकी फील्ड की डायमेंशन है आपको एज इट इज़ उनको मैप में ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशन फील्ड में बड़ी होती हैं। तो उनको एक स्केल पर्टिकुलर स्केल में रिड्यूस करके हमें उनको मैप में ड्रॉ करना होता है। या फिर फील्ड में कोई डायमेंशन बहुत छोटी है और हम उसको इनलार्ज करना चाह रहे हैं तो उसको हम मैप में ड्रॉ करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्केल हमने डिफरेंट टाइप के स्केल हमें पढ़ने होते हैं। जैसे हमने एक इंजीनियरिंग स्केल पढ़ा था, तो हमने कहा था कि अगर आप इंजीनियरिंग स्केल को पढ़ रहे हो तो उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू X यूनिट एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम उसको डिनोट कर लेते हैं। दूसरा हमने देखा था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, है ना, उसको हम 1/x के टर्म्स में लिखते हैं, 1 के टर्म्स में लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा था ग्राफिकल स्केल, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ग्राफिकल स्केल होता है उसका एक एडवांटेज हमें ये मिल जाता है कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से अगर मान लीजिए आपका स्केल श्रिंक कर गया तो उसका ग्राफिकल स्केल पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये हमने 3 टाइप के स्केल्स पढ़े थे। उसके बाद ग्राफिकल स्केल से आपका एक टर्म और आ जाता है श्रंक स्केल, है ना। अगर आपका स्केल मान लो श्रिंक कर गया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक रेशियो को डिफाइन किया था जिसको हमने कहा था श्रिंक फैक्टर, और श्रिंक फैक्टर को हमने डिफाइन किया था श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, या फिर यूँ कह लीजिए श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो आपका जो न्यू स्केल बनेगा श्रंक मैप के श्रंक करने के बाद, है ना, उसको हम श्रिंक फैक्टर की हेल्प से निकालते हैं। तो ये एक टॉपिक हमने इसमें ये देखा था। उसके बाद उसमें थर्ड टॉपिक जो आता है वो वर्नियर स्केल के रिगार्डिंग आता है। तो वर्नियर स्केल में हमने 2 टाइप की जनरली हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो वहाँ जनरली हमें 3 टॉपिक को ही डील करना होता है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें उसका है लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट हम जनरली जो हमारी लीनियर डायमेंशन होती है जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ को हमें मेजर करना होता है। तो जितने भी हमारी मेजरमेंट होगी वो डायरेक्शन डिस्टेंस से होगी, है ना, डायरेक्शन का हमारा इसमें कोई पर्पज़ नहीं रहेगा। तो लीनियर मेजरमेंट बोल लीजिए या आप चेन सर्वेइंग कह लीजिए, क्योंकि चेन सर्वेइंग में हम केवल लीनियर मेजरमेंट से ही डील करते हैं। कंपास सर्वेइंग की अगर आप बात करोगे तो वह हम पर आपको लीनियर मेजरमेंट भी लेने होंगे और आपको एंगुलर मेजरमेंट भी लेने होंगे, जिनको आप वहाँ बियरिंग कह देते हैं। और थियोडोलाइट सर्वे की हम बात करेंगे तो वहाँ इन्हीं एंगुलर मेजरमेंट को हम एंगल्स कह देंगे। तो बियरिंग और एंगल्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम स्टार्ट करेंगे कंपास सर्वेइंग तो हम वहाँ पर उसको देख लेंगे। उसके बाद लीनियर मेजरमेंट मीन्स चेन सर्वेइंग, और चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है हमारा ट्रायंगुलेशन। तो जितने भी एरिया ऑफ एक्सटेंट, हालांकि अब आज के टाइम में चेन सर्वेइंग बहुत ऑब्सोलेट हो गया है ना, बहुत कम किया जाता है, बट चूंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें इसको पढ़ना होगा। चेन सर्वेइंग में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा एरिया ऑफ एक्सटेंट है उस एरिया ऑफ एक्सटेंट को हम ट्राइंगल्स में बांट देंगे, और उन ट्राइंगल्स के अंदर जितनी भी हमारी डिटेलिंग होगी वो सब हम प्लॉट कर लेंगे अपने मैप में, या फिर जो भी हमारा ग्राफ पेपर है उसमें हम उसको प्लॉट कर लेंगे। और जो उसका भी एक प्रिंसिपल दूसरा है कि जितने भी ट्राइंगल्स आप फॉर्म कर रहे हो वो सारे के सारे वेल कंडीशन होने चाहिए। इसका मतलब जितने भी ट्राइंगल्स आप बना रहे हो उनका एंगल 30 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डिटेल में हम नहीं देखेंगे, पर जितने भी इसके PYQs है उसकी हेल्प से हम पूरे चैप्टर को एक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट में हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर
पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक फुल वीडियो बना दूंगा किसी भी टॉपिक पर, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में भी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल। देखिए, जब भी आप चेन सर्विंग की बात करोगे तो चेन सर्विंग में आपको जो डिटेलिंग है वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपकी एक मेन सर्वे लाइन जा रही है ए बी, तो इस मेन सर्वे लाइन से मान लीजिए यहाँ पर एक कोई डिटेलिंग है ए, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिल्डिंग है या पर कुछ भी हो सकता है, उस डिटेलिंग को अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो आप जितनी भी डिटेलिंग होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑफसेट। तो जो मेन लाइन से जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं मेन लाइन के परपेंडिकुलर, ये देखो ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये ऑब्लिक भी हो सकता है, इसका मतलब किसी दूसरे एंगल पर भी हो सकता है। जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि ये परपेंडिकुलर ही हो, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करना ईजी टू टास्क होता है हमारे लिए। तो जो हमारा ये परपेंडिकुलर ऑफसेट है इसको कैसे ड्रॉ करना है, तो फील्ड में या तो आप इसको ऑप्टिकल स्क्वायर की हेल्प से कर सकते हो, या आप क्रॉस स्टाफ की हेल्प से कर सकते हो, या फिर इसको प्रिज्म स्क्वायर की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रिंसिपल होता है डबल रिफ्लेक्शन पर। इसमें क्या करते हैं इसमें हम हमारे पास दो मिरर यूज़ करते हैं। वो दो मिरर जो होते हैं हमारे 45 डिग्री पर प्लेस होते हैं। तो जब आपकी इस पर कोई रे इंसिडेंट करती हो तो तो जो रे होती है वो दो बार रिफ्लेक्ट करती है। एक बार इस मिरर से, मान लीजिए मिरर है ए और ये मिरर है आपका बी, तो एक बार तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी और दोबारा ये रिफ्लेक्ट होकर मिरर बी पर पड़ेगी, तो दोबारा ये मिरर बी से रिफ्लेक्ट होगी। तो प्रिंसिपल ये कहता है डबल रिफ्लेक्शन का, जितने एंगल्स पर आप मिरर को प्लेस करोगे उसके डबल में आपको ये जो आपकी आउट गोइंग रेज होगी उसके डबल पर जाएगी। तो 45 डिग्री पर आपने प्लेस किया था मिरर को, तो ये मिरर जो इसका जो ये आउट गोइंग आपकी जो रे है ये 90 डिग्री पर पास करेगी यहाँ से। तो इसका ऑप्टिकल का जो हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर का जो हमारा प्रिंसिपल है वो डबल रिफ्लेक्शन है। एक बार यहाँ पर इंसिडेंट करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, दोबारा इस मिरर पर इंसिडेंट करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, तो दो बार रिफ्लेक्ट कर रही है। तो डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल इसको ये बेस्ड होता है हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर। सेम इसी प्रिंसिपल हमारा एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर भी आपका डबल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। दोनों में क्वाइट सा डिफरेंस है कि ऑप्टिकल स्क्वायर में आपके जो मिरर्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं 45 डिग्री पर, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। बट प्रिज्म स्क्वायर में आप क्या कर सकते हो, उनका एंगल आप उन मिरर्स के बीच का एंगल आप चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी, डबल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी। जब हम चेन सर्विंग की बात करते हैं तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम चेन या फिर टेप की हेल्प लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास चेन्स होती हैं और डिफरेंट टाइप के हमारे पास टेप्स होते हैं। तो उनमें से एक होती है मीट्रिक चेन। तो मीट्रिक चेन जनरली या तो आप 20 मीटर की यूज़ करते हैं या आप 30 मीटर की मैट्रिक चेन यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि इनमें नंबर ऑफ लिंक्स से हम इस चेन को बनाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि एक चेन में जो आपकी लिंक्स होती हैं उसमें एक लिंक की लेंथ होती है 200 mm, और 200 mm के नंबर ऑफ लिंक्स को आपस में कंबाइन करके हम 20 मीटर की और 30 मीटर की चेन को फॉर्म करते हैं। तो एक इसमें दो टाइप के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको इसमें ये याद रखना है कि जो हमारी मैट्रिक चेन में उसमें एक लिंक की लेंथ कितनी होती है, 200 mm होती है। बस इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, एक लिंक की लेंथ हो गई आपके पास 200 mm। अब आपके पास वो 1 मीटर की बात कर रहा है, तो 1 मीटर में कितने mm हो गए, 1000 mm। तो आपके पास लेंथ पूरी 1000 mm की है, एक लिंक की लेंथ होगी आपके पास 200 mm, तो नंबर ऑफ लिंक्स कितनी हो जाएगी, 5। तो हर मीटर पर कितने लिंक्स होती हैं हमारे पास मैट्रिक चेन में, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर मैं टोटल लिंक्स की बात करूं, 20 मीटर की अगर मैं बात करूं तो 20 मीटर में कितने नंबर ऑफ लिंक्स होंगे, तो 20 मीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1000 टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एक लिंक की लेंथ होती है 200 mm। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 100। तो 20 मीटर की चेन में टोटल लिंक्स कितने होते हैं, 100। 30 मीटर की चेन में टोटल लिंक्स कितने होते हैं, 150। एक लिंक की लेंथ कितनी होती है मैट्रिक चेन में, 200। नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं पर मीटर चेन में, 5, है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 इज।
जब भी आप चेंज सर्विंग की बात करोगे या लीनियर मेजरमेंट की बात करोगे तो आपकी जितनी भी मेजरमेंट होगी आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है ना, देखो ग्राउंड अनइवन होगी बट मैं उसको एवरेज लेके चल रहा हूँ समझाने के पर्पज से। तो मान लीजिए आपका कोई ग्राउंड है जो कि थीटा स्लोप बना रहा है। स्लोप कैसे मेजर करोगे आप? स्लोप आप मेजर कर लोगे, आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते, लाइक एग्जांपल आपका क्लिनोमीटर हो गया, तो क्लिनोमीटर से आप इसका स्लोप मेजर कर लोगे। अब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए इस लेंथ, अब ग्राउंड पर तो आप मेजर करोगे लेंथ एल, है ना, ग्राउंड पर जाके मेजर करोगे आप लेंथ एल, पर जब आप इसको ड्रॉ करोगे या जब आप इसको प्लॉट करोगे अपने फील्ड बुक में या फिर अपने ग्राफ पेपर या मैप पर, तो इसके इक्विवेलेंट जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लेंथ आ रही है एल डैश, आप इसको शो करोगे, है ना। तो इसके लिए करेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इंक्लाइन लेंथ आपके पास ज़्यादा है, आपके पास हॉरिजॉन्टल लेंथ आपके पास कम है। तो जब स्लोप करेक्शन आप करोगे तो करेक्शन में ये वाली लेंथ ज़्यादा है, आपको उसको रिड्यूस करना है, तो ज़्यादा वैल्यू को आपको कम वैल्यू बनाना है, तो आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो आपका करेक्शन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, पहला चीज़। तो स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसके तो आपके पास दो फॉर्मूले आप इसमें यूज कर सकते हैं। पहला करेक्शन जो आपका लगेगा वो लगता है आपका h²/2l। h² क्या हो गया? ये वाली डिस्टेंस, हाइट, दोनों पॉइंट्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका मतलब इसका कुछ आर एल होगा, इस पॉइंट का कुछ आर एल होगा और इस पॉइंट का कुछ आर एल होगा, तो डिफरेंस इन आर एल ऑफ बोथ द पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एच, हाइट। एल क्या हो गया? डिस्टेंस अलोंग द स्लोप, स्लोप के अलोंग जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारा एल हो गया पहला। अब इसमें एच तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेडियंट आपको दे रखा है 1/20। 1/20 ग्रेडियंट कहने का मतलब ये हो गया 20 मीटर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर आपका 1 मीटर का वर्टिकल का जंप आएगा। जरूरी नहीं कि मीटर ही में, मीटर ना कह करके मैं इसको एक आप इनके लीजिए 20 मीटर 20 यूनिट्स की अगर आप हॉरिजॉन्टल लेंथ पर जाओगे तो आपको 1 यूनिट का वर्टिकल जंप लेना पड़ेगा। ये इसका मतलब हो गया 1/20 का स्लोप। तो ये 1 हमेशा वर्टिकल को शो करेगा और यहाँ पर जो भी यूनिट आएगी 20, 30, एक्स, मान लीजिए कुछ एक्स यूनिट जो भी होगी वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर आप तब आप क्या करोगे, जो ये छोटा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से आप थीटा एंगल मेजर कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से मान लीजिए आपका, ठीक है, ये आपका 1/20 है, आप ये थीटा एंगल मेजर कर सकते हो। तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10 थीटा बराबर हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस अपॉन दिस 1/20। तो यहाँ से आप थीटा मेजर कर लोगे 10 इनवर्स 1/20। तो आपको कैल्शियम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/20 10 इनवर्स, तो ये एंगल आ रहा है आपके पास 2.86 डिग्री। अब आपके पास थीटा आपको मालूम पड़ गया। अब आप क्या करोगे? स्लोप करेक्शन। तो अगर आपको स्लोप करेक्शन निकालना है तो स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, बट हमारे पास क्वेश्चन में उसका नेचर नहीं पूछा हमें कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है कि कितना अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, L1 - cos थीटा। ये आपके पास स्लोप करेक्शन का दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे, एल डिस्टेंस अलोंग दी स्लोप कितनी थी? 30 मीटर, तो 30 मीटर 1 - cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 2.86 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो cos 2.86 इसकी वैल्यू आ रही है 0.99, तो 1 - 0.99 और मल्टीप्लाई करोगे आप 30, तो ये वैल्यू आ रही है 0.037। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है 0.037। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एल आपने यहाँ पर मीटर में पुट किया था, ठीक है, तो आपको ये आंसर मीटर में मिलेगा। तो इसको आपको सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ रहा है 3.73 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 3.73 सेंटीमीटर। अगर नेचर भी पूछता तो नेचर क्या हो जाता? 3.73 माइनस का, लेकिन आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 3.73। तो आंसर हो जाएगा इसका 3.73, 3.73 या 3.75। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए।
ठीक है। तो स्लोप करें चेन सर्विंग में आपके पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है करेक्शन। तो आपको स्लोप करेक्शन पता होना चाहिए, आपको पुल करेक्शन पता होना चाहिए, आपको टेम्परेचर का करेक्शन पता होना चाहिए, है ना। आपको इनकरेक्ट लेंथ में अगर आपके पास चेन की इनकरेक्ट लेंथ है तो करेक्ट लेंथ का करेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो 3-4 फॉर्मूले उस चैप्टर में आप मीन सी लेवल का करेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो 3-4 करेक्शन की वैल्यू आपको उसमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा जो प्रिसाइज मेजरमेंट का होता है हमारे पास वो टेलेरोमीटर का होता है। ये एक ईडीएम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसकी एक्यूरेसी आपके पास सबसे ज़्यादा होती है डी। ऑप्शन इज डी। द करेक्शन फॉर सेग इज, देखिए सेग का मतलब क्या हो गया, जब आप मान लीजिए 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस मेजर करनी थी, तो डिस्टेंस अभी आप हॉरिजेंटल मेजर करोगे, बट आपने क्या कर दिया, आपने टेप पर जितना आपको पुल इस पर लगाना था आपने स्टैंडर्ड पुल अप्लाई नहीं किया, तो टेप क्या करेगा, अपने वेट के कारण सैग कर जाएगा, तो ये सैग हो गया। अब इस सैग के कारण क्या होगी, आपकी मेजरमेंट की जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा डिस्टेंस को आपको कम करना है तो आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो करेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो करेक्शन फॉर सैग भी नेगेटिव होता है और करेक्शन फॉर स्लोप भी नेगेटिव होता है। तो ये 2 करेक्शन हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज नेगेटिव या ऑलवेज आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। डिटेल में तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इन चीज़ों को, तो आप क्विकली इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। आफ्टर मेजरिंग 120 मीटर ऑफ रोप इट वाज डिस्कवर्ड दैट मीटर वाज 3। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एम्बिग्यूटी लग रही है, इसमें कुछ डेटा मिसिंग है शायद, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार क्रॉस चेक कर दें। मुझे इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी लग रही है, इसमें डेटा इनसफिशिएंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर मेजरिंग 120 मीटर ऑफ अ रोप इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मीटर वाज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। ठीक है, द ट्रू लेंथ ऑफ रोप मेजर्ड इज, तो कि जो जिस स्केल से आप रोप को मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ इसने नहीं दी है भैया कि उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लॉन्गर तो ठीक है, बट 3 सेंटीमीटर उसका एक्चुअल लेंथ क्या है आपके पास स्केल का, वो आपको या मीटर का या चेन का, वो नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इसमें डेटा पूरा नहीं है, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, a 30 meter chain is found to be 0.1 meter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then actual distance measured will be। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, रॉन्ग डिस्टेंस इंटू रॉन्ग स्केल इक्वल टू राइट डिस्टेंस इंटू राइट स्केल। तो रॉन्ग डिस्टेंस रॉन्ग स्केल, राइट डिस्टेंस इंटू राइट स्केल। तो रॉन्ग डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 300 मीटर। 300 मीटर, क्योंकि ये 300 मीटर रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसको आपने 30 मीटर के चेन से ना मेजर करके, क्योंकि वो टेप आपका 0.2 मीटर आपका शॉर्ट था, तो एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 0.1। तो एक्चुअल में उस लाइन उस टेप की या उस चेन की लेंथ कितनी होगी, 29.9। तो रॉन्ग लेंथ हो गई। तो रॉन्ग लेंथ के करस्पॉन्डिंग आपकी डिस्टेंस क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो रॉन्ग डिस्टेंस कितनी है आपकी, 300 मीटर इक्वल टू राइट डिस्टेंस जो कि हमें कैलकुलेट करनी है इनटू राइट स्केल। राइट स्केल या फिर राइट लेंथ, राइट लेंथ कितनी थी हमारे पास चेन की, 30 मीटर। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 300 मल्टीप्लाइड बाई 29.9 डिवाइडेड बाई 300। तो ये आंसर आ रहा है इसका 299। तो इसका आ जाएगा 299 मीटर। तो ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर डायरेक्टली मेड इन द फील्ड। तो केवल चेन सर्विंग में आपको लीनियर मेजरमेंट लेने होते हैं, कोई भी आपका एंगुलर मेजरमेंट आप फील्ड में नहीं करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो चेन सर्विंग में आप केवल लीनियर मेजरमेंट लोगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑफसेट क्या हो गया? मेन सर्वे लाइन से जो लेटरल डिस्टेंस होती है, जो लेटरल मेजरमेंट होती है मेन सर्वे लाइन से, इनको हम कहते हैं ऑफसेट। ये किस काम आता है? जितनी भी आपकी डिटेलिंग होती है उनको प्लॉट करने के काम में हम आप ऑफसेट ड्रॉ करते हो। तो ये ऑफसेट आपका ऑब्लिक भी हो सकता है, ये ऑफसेट आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि ऑफसेट को ड्रॉ करने के लिए या तो आप क्रॉस स्टाफ यूज करोगे। क्रॉस स्टाफ भी दो टाइप के होते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, या फिर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। दूसरा आपके पास होता है ऑप्टिकल स्क्वायर और तीसरा आपके पास होता है प्रिज्म स्क्वायर। तो लेट्स सी ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है, टेप की हेल्प से भी आप ऑफसेट कर सकते हो। 3-4 वो मेथड होता है, 3-4-5 मेथड, 3-4-5 मेथड। ठीक है, तो स्टील टेप से कर सकते हो ऑब्वियसली, ऑप्टिकल स्क्वायर से कर सकते हो, क्रॉस स्टाफ से करते हो, लाइन रेंजर। लाइन रेंजर का काम आता है आपके पास, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। लाइन रेंजर का यूज हम रेंजिंग के लिए करते हैं। रेंजिंग का मतलब क्या हो गया? जो भी आपकी सर्वे लाइन है उस पर आपको अगर इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए आपको रेंजिंग करना होता है। तो लाइन रेंजर का यूज़ तो रेंजिंग के लिए किया जाता है। तो लाइन रेंजर इज नॉट द ऑप्शन, ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 10, इनवर टेप इज मेड ऑफ एलॉय ऑफ। तो जो इनवर टेप होता है आपका निकिल और स्टील का एलॉय होता है, ऑप्शन डी। और निकिल इसमें जो आप स्टील में ऐड करोगे वो 36% ऐड करोगे। ठीक है, तो ये एलॉय होता है आपका निकिल और स्टील का। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनवर टेप निकिल और स्टील का एलॉय होता है, निकिल इसमें 36% होता है। यूज क्यों, कैसा ऐसा क्यों किया? अब इसका यूज क्या होता है कि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है इनवर टेप की। आपके पास बहुत सारे टेप है, इनवर टेप हो गया, क्लॉथ टेप हो गया, है ना, लिनन टेप हो गया। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के टेप्स होते हैं। तो इनवर टेप की आपकी जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ कि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज के कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ा मान लो इसका ज़्यादा है। तो अल्फ़ा हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर चेंज पर वो क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी टेप की लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर उस लेंथ से आप मेजर करोगे कोई डिस्टेंस तो आपको रॉन्ग वैल्यू देगा। और अगर आपका टेम्परेचर फॉल कर गया अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से तो आपका टेप भी क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी। बट चूंकि इनवर टेप, अब इनवर टेप का क्या आता है, अब चूंकि इनवर टेप का आपका अल्फ़ा कम है तो जितनी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़े या घटे, उसका आपका टेप पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इज नोन टू बी 200 मीटर। ठीक है, वही इसमें वही वाला फॉर्मूला, रॉन्ग डिस्टेंस रॉन्ग स्केल इक्वल टू रॉन्ग डिस्टेंस रॉन्ग स्केल, या फिर रॉन्ग डिस्टेंस रॉन्ग टेप की लेंथ, राइट डिस्टेंस इनटू राइट स्केल। ठीक, अच्छा, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज नोन कितना है, ट्रू लेंथ आपके पास 200 मीटर। ओके, व्हेन इट्स मेजर्ड विथ 20 मीटर टेप द लेंथ वाज 200.8 मीटर, द करेक्ट लेंथ ऑफ द 20 मीटर टेप इज। ठीक है, ओके, तो आपके पास देखिए, आपके पास ट्रू लेंथ ऑफ लाइन आपको पता है कि 200 मीटर है। व्हेन इट्स मेजर्ड विथ, तो आपके पास रॉन्ग लेंथ कितनी है, 200.8 इंटू, आपको रॉन्ग लेंथ निकालनी है, इसकी करेक्ट लेंथ कितनी थी टेप की, 220 मीटर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 200.8, तो इसकी वैल्यू आ रही है 19.92। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 19.92, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन अ गंटर चेन। गंटर चेन में क्या करते हैं, तो गंटर चेन में जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स होती है, तो गंटर चेन में आप 100 लिंक्स प्रोवाइड करते हो, है ना। गंटर चेन हमारे पास डिफरेंट टाइप की चेन्स होती हैं, तो मैं आपको एक क्विक रिविजन दे देता हूँ इसका। तो एक तो आपके पास मीट्रिक चेन होती है, मीट्रिक चेन हमने डिस्कस कर लिया था, 20 मीटर में 100 लिंक्स और एक लिंक की लेंथ 200 मीटर, सॉरी 200 mm, 30 मीटर की चेन में 150 लिंक्स। ठीक है,
गंटर चेन की लेंथ होती है 66 फीट, उसमें 100 लिंक्स होती है। गंटर चेन का दूसरा नाम आपका सर्वेयर चेन भी है। रेवेन्यू चेन की लेंथ 33 फीट, उसमें 16 लिंक्स होती हैं। उसका यूज आप कैडेस्ट्रल सर्वे में करते हो प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। एक होती है आपके पास इंजीनियर चेन 100 फीट 100 लिंक्स। तो 4 चेन आपके पास होती है, तो आपको ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। चेन सर्वेइंग की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो बेस लाइन होती है। जितनी भी और लाइन्स होती हैं अदर देन बेस लाइन, वो सारी मेजर की जाती है बेस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो बेस लाइन क्या होती है, सेंटर ऑफ द एरिया से पास करती है। तो बेस लाइन में आपकी मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। और फॉलोइंग ऑप्शन में जितने भी आपके पास ऑप्शन है इनवर्ट टेप की, हमने कहा था कि एक्यूरेसी इसकी सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी, ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज एंड हाईली प्रिसाइज। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इसको, इनवर्ट टेप आपका टेम्परेचर चेंज पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक मिनट में इसको क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हो गया एंगल्स। तो डायरेक्ट मेजरमेंट प्रिज्मेटिक कंपास या फिर सर्वेयर कंपास, है ना। तो प्रिज्मेटिक कंपास भी आप यूज कर सकते हो, सर्वेयर कंपास भी आप यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का सी, क्वेश्चन नंबर 14 का था डी, और क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ईच इक्वल टू 1 एकड़। ओके, देखिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। 1 एकड़ इक्वल टू होता है 10 इंटू गंटर चेन की लेंथ कितनी मैंने कही थी आपको 66 फीट, गंटर चेन की लेंथ का स्क्वायर। 1 एकड़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई गंटर चेन की लेंथ कितनी होती है 66 फीट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 66 फीट मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये वैल्यू आ रही है के पास 43,560 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो है आंसर में। ठीक है, ऑप्शन ए 10 स्क्वायर ऑफ गंटर चेन। ठीक है, ऑप्शन सी भी आंसर में है। और इसका एक और ऑप्शन होता है इसका ऑप्शन नंबर, तो ए और सी तो आपके पास ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 16 में ए और सी आपके पास ऑप्शन में है। तो ए और सी ऑप्शन में 40 कैप, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, गंठा 40। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दो वैल्यूज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 43,560 स्क्वायर फीट और ये 10 गंटर चेन का स्क्वायर। ये क्या होता है इसको आप सर्च कर सकते हो, इसको आप एक बार अपने से ट्राई करना कि ये क्या होता है। बाकी दो यूनिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। जो यूनिट्स होती है आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और जितनी आपकी मेजरमेंट की आपके पास फीट इंच है ना, स्क्वायर फीट को स्क्वायर इंच में कैसे कन्वर्ट करना है। एरिया की जितनी भी यूनिट्स है आपके पास, एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया, तो जितनी भी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं इनको आपको एक बार इनको अपने आप से चेक कर लेना। सिंपल है, आप कहीं भी आपको मिल जाएगा ये। व्हाट इज़ अ पेंटाग्राफ यूज पोर्ट। तो पेंटाग्राफ का यूज क्या होता है, ये आपके पास माइनर इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ, जैसे पेंटाग्राफ हो गया आपके पास, है ना। तो पेंटाग्राफ का यूज हमारे पास होता है जो भी आपके प्लान्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लान्स होते हैं इन लार्ज, तो इनको आपको रिड्यूस करने के लिए आपको पेंटाग्राफ का यूज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आपके पास सी। प्लान को इनलार्ज करने के लिए या फिर प्लान को रिड्यूस करने के लिए आपको पेंटाग्राफ का यूज किया जाता है। प्लानीमीटर का यूज क्या किया जाता है, प्लानीमीटर का यूज किया जाता है जो आपके पास रेगुलर शेप है उसका एरिया मेजरमेंट के लिए आपके पास प्लानीमीटर आपको यूज करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ दी क्रॉस स्टाफ यूज्ड फॉर सेटिंग आउट। हमने देखा था क्रॉस स्टाफ का यूज आप क्या करते हो, ऑफसेट के लिए यूज़ करते हो। तो ऑफसेट में भी देखो ऑब्लिक या ऑफसेट के लिए क्रॉस स्टाफ का यूज़ नहीं किया जाता है। क्रॉस स्टाफ का यूज़ तो परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए किया जाता है। लॉन्ग ऑफसेट और शॉर्ट ऑफसेट का कोई रोल नहीं होता है उसमें, परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट में कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द डिफरेंस इन द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द एंड पॉइंट इज एच, स्लोप करेक्शन विल बी। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि जो आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, इनके आर एल में जो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इनके मान लीजिए इसका आर एल है 100 और इसका आर एल है मान लीजिए 110। तो इसमें इनके आर एल में कितने का डिफरेंस हो गया, 10 का। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो इन दोनों पॉइंट्स के आर एल में जो डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करेंगे एच से। स्लोप के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे एल से। तो जो स्लोप करेक्शन की वैल्यू होती है वो होती है h²/2l और ये हमेशा नेगेटिव होगी। तो h²/2l इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हाउ करेक्शन फॉर सेग इज गिवन बाई, मैंने कहा था सेग करेक्शन भी आपका नेगेटिव होता है, स्लोप करेक्शन भी आपका नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव या सब्सट्रैक्टिव। सेग करेक्शन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके पास टेप था और टेप को आपने एकदम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच नहीं किया, आपने जितना उस पर पुल अप्लाई किया जाना चाहिए था स्टैंडर्ड पुल, आपने उससे कम पुल अप्लाई किया है। तो ये क्या करेगा, अपने वेट की वजह से सैग कट जाएगा। तो जो ये जो आप लेंथ मेजर करोगे या करस्पॉन्डिंग करोगे सैग लेंथ की, ये आपके पास ज़्यादा लेंथ आएगी। तो ज़्यादा लेंथ को आपको कम में रिड्यूस करना है तो आपको नेगेटिव करनी पड़ेगी वैल्यू, तो इसलिए आपका सैग करेक्शन नेगेटिव होगा। तो 20 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में इसमें देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, तो 40 क्वेश्चन में हमारा ये चैप्टर भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर का अगर मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट बताऊं तो इस चेन सर्वेइंग में एक तो आपको चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ट्रायंगुलेशन, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होते हैं, दूसरा ऑफसेट क्या होता है, तीसरा लीनियर मेजरमेंट के लिए आपको जो जितने टाइप्स की चेन आप यूज कर रहे हो, 4 चेन यूज करते हैं, मैट्रिक चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन और फिर इंजीनियर चेन, है ना, उनको आपको ध्यान में रखना। उसके बाद चेन सर्विंग में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, पैग क्या होता है, एरो, है ना, रेंजिंग रॉड क्या होती है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी चेन की लेंथ इनकरेक्ट है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो भी इनकरेक्ट आएगी, है ना। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको करेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो करेक्शन क्या क्या होते हैं, एरिया का करेक्शन, लेंथ का करेक्शन, वॉल्यूम का करेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपके पास टेप की करेक्शन आपको पता होना चाहिए, करेक्शन बोर्ड स्लोप क्या होता है, टेम्परेचर का, पुल का, है ना, सेग करेक्शन क्या होता है, मीन सी लेवल का करेक्शन क्या होता है। बस इस चैप्टर में यही 4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो लीनियर मेजरमेंट वाला टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारे। तब तक के लिए थैंक यू।